जब हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा देश के अंदर, बार बार हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सारी संस्थाएं दबाव के अंदर है, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, और जितनी संस्था है वो दबाव के अंदर है। और हम सब चाहेंगे कि ये संस्थाएं क्रेडिबल संस्थाएं हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, चाहे वो आईटी या इनकम टैक्स, सीबीआई या ईडी हो, और साथ में इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन पे पूरे डेमोक्रेसी का भविष्य टिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता सबसे जरूरी है, उसी के साथ में फ्यूचर जुड़ा हुआ है डेमोक्रेसी का। राहुल गांधी जी ने जो मामला उठाया है और कहा कि एटम बम होगा, क्यों कहा? और एटम बम का असर भी एक इलाके में पड़ता है, विध्वंस करता था। तो ये तो जो है, इसका असर तो पूरे देश के 140 करोड़ की जो आबादी है उस पर पड़ने वाली बात है। क्योंकि अगर चुनाव में अगर रिगिंग स्वस्थता के तरीके से करेंगे, इलेक्शन कमीशन और सत्तारूढ़ पार्टी में जाएंगे, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? ये बहुत खतरनाक खेल हो रहा है देश के अंदर, जिसकी तरफ राहुल गांधी ने देशवासियों को सचेत किया। एक प्रकार से ये कोई मामूली, कल का प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का मामूली नहीं था। ये पूरे मुल्क के लोगों को एक प्रकार से मैसेज देना था कि क्या क्या हो रहा है। जो उन्होंने 4-5 पॉइंट कल बताए थे, किस प्रकार से रिगिंग या किस प्रकार की रेगुलेटरी हो रही है। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए था निष्पक्ष होता वो। निष्पक्षता पे संदेह तो जैसे ही कानून पास किया मोदी जी ने, इलेक्शन कमीशन को कैसे सेलेक्ट किया जाए तभी पैदा हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे कमेटी के अंदर, वो चयन करेंगे इलेक्शन कमीशन। अगर वो प्रक्रिया होती तो ना तो इतने संदेह पैदा होते, ना सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर के लिए जाना पड़ता, ना राहुल गांधी जी को ये नौबत आती कि वो इस सब बातें बताते। स्थिति नहीं बनती है। तो जिस प्रकार से खेल हुआ कि 4 दिन में 6 दिन में कानून नया बन गया और अमित शाह जी लग गए उसके अंदर सीजीआई की जगह। अब सीजीआई को आप अगर सीजीआई को हटा करके कमेटी में से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके अगर अमित शाह जी गृह मंत्री को लगाएंगे, तो आप सोच सकते हो लोग क्या सोचेंगे। संदेह पैदा नहीं होगा क्या? स्वाभाविक है। वो संदेह पैदा उस दिन से हो गया। उसके बाद में जो हम देखते हैं रवैये बदले हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, रवैये बदल गया। अभी 40-50 साल हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कोई पक्षपात का आरोप भी लगाता था तो वो सफाई देता था। ये काम होता है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए आरोप लगाता है, राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष भी है, अगर मान लो ऑर्डिनरी एक आम आदमी वो भी अगर आरोप लगाए तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि पब्लिक में जो एक अगर परसेप्शन बन रहा है तो उसको साफ करें। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। देश के आम नागरिक भी कोई आरोप लगा दे, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी कोई आरोप लगा दे, तो राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष भी है लोकसभा के अंदर, वो आरोप लगा रहे हैं। आप बजाय इसके ये कहने के हम इसकी पड़ताल कर लेंगे, कहीं बेईमानी हुई तो हम एक्शन करेंगे उसके खिलाफ, तब तो लगता है आपकी ईमानदारी। बल्कि आप यूपी में, कर्नाटका में जो वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है उनके थ्रू आप धमकी दिला राहुल गांधी को, आप शपथ पत्र दो, उसके बाद हम जांच करेंगे। अरे शपथ पत्र तो राहुल गांधी को नहीं, राहुल गांधी शपथ पत्र क्या देंगे? वो तो संवैधानिक पद पे वैसे ही हैं, संवैधानिक शपथ लिए हुए हैं।
इलेक्शन कमीशन में अगर नैतिक साथ है और ईमानदारी है, उसको आम जनता के लिए शपथ पत्र जारी करना चाहिए। हम शपथ पत्र कहते हैं, कोई जगह गड़बड़ी नहीं देश के अंदर। इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए, विश्वास जम जाता, वो दे सकता शपथ पत्र। ये जो स्थिति बनाई देश के अंदर वो बहुत खतरनाक है। पूरा देश चिंतित है, पूरा सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, जितने आपके इन्फ्लुएंसर है वो तमाम लोग जो है इस पर लगे हुए हैं। और जो मुख्य धारा का मीडिया है उसको तो हम देख रहे हैं 11 साल से, जब से मोदी जी आए, इनकी सरकार आई है, इतना भय पैदा कर दिया है इनके पूरे इनके शासन के अंदर। क्या कहें, भय रहित कौन है ये ढूंढना पड़ेगा। स्थिति बन गई है। मीडिया जो मुख्य धारा का है चुप है। कल राहुल गांधी की इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया ने दिखाया उसको। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है उसको दिखाएगा। ये भी देश के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत नहीं है। ये मीडिया की निष्पक्षता इतनी मजबूत होनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सत्य को आधार बना करके वो बोल्ड होकर के अपनी बात कहे। उसको कहते हैं चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ कमजोर हो रहा है, स्थिति है। और इनसे हम क्या उम्मीद करें बीजेपी से? आरएसएस बीजेपी तो जब आज का दिन जो भारत छोड़ो ये आंदोलन है, उसके दिन भी वो गायब थे। आरएसएस वाले मना कर दिया, हम समर्थन नहीं देंगे गांधी के आह्वान को। ये तो वो लोग हैं, इनका कोई विश्वास नहीं, अटूट विश्वास भी नहीं इनका डेमोक्रेसी के अंदर। इसलिए इनको चिंता ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन क्या करे। वो तो वही कर रहा है जो बीजेपी क्या चाहती है। ये जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ कि हमें समझना पड़ेगा, नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि देश तो सौभाग्यशाली है कि आज़ाद होने के बाद में जो संविधान बना डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा, पहले दिन से यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, सबको एक वोट का अधिकार दे दिया गया उसी दिन से जिस दिन संविधान लागू हुआ। अरे अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 150 साल लगे वहां पर काले लोगों को वोट का अधिकार देने में, महिलाओं को देने में लगा 125 साल लगे। यूके को, जिनको हमने भगाया ब्रिटिश के लोगों को यहाँ से, वहाँ 100 साल लगे महिलाओं को वोट का अधिकार देने में। ये तो इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है। कांग्रेस का नेतृत्व था, गांधी का नेतृत्व था पहले दिन से ही। जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से यहाँ पर इस देश के अंदर महिलाओं को, पुरुषों को, शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइब हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, कोई जाति बिरादरी का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, सबको बराबर एक वोट का अधिकार दिया गया। ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर इस बात को पहचान है देश की कि मुल्क वो है जो आज़ाद होते ही सबको समान अधिकार दिया। विकसित राष्ट्र जो कहना था अमेरिका और इंग्लैंड, वो नहीं दे पाया था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य क्या है, कोई जमाना था जब जो है हमारा इलेक्शन कमीशन है, उनकी इतनी बड़ी साख थी कि दूसरे मुल्क जो थे वो हमारे इलेक्शन का सहयोग लेते थे अपने वहां पर चुनाव करवाने के अंदर। इतनी बड़ी साख हुआ करती थी। आज वो साख बची है। दुनिया देख रही होगी राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कितने कमेंट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। दुनिया देख रही है। कोई जमाने में हमारे यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर के जो एक्सपर्ट होते थे वो चुनाव करवाते थे, रेस्ट्रिक्शन देते थे दूसरे मुल्कों के अधिकारियों को। आज स्थिति बन गई है, वो तमाम क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। क्या चिंता नहीं होनी चाहिए देशवासियों को? और आजकल एक नया देख रहे हैं हम लोग, मैं भी एक बार गया था, बाद में तो पता नहीं क्या क्या हुआ। इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है मैं तय करूंगा कि किस पार्टी किससे मैं मिलूं। बाहर बैठाइए सबको, सबसे मिले भी नहीं अभी। सबने बाहर आकर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है।
ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले मैं एक बार खुद गया था, तब भी उनकी बात करने टोन जो थी वो ठीक नहीं थी, तो मैंने देखा भाई साहब गलत फहमी हो गई कि मुझे इस प्रकार से वो बात कर रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, कोई पार्टी के लोग आए, बातचीत करे, बात सुन ले उनकी, उसे जवाब नहीं देना, नहीं दे, बाद में जवाब दे दे सोच करके, कानून देख करके। पर अब दुर्व्यवहार करो कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, किसको मैं बुला रहा हूँ, पर तो मैं जवाब जो देता लैंग्वेज में, चाहे खड़गे साहब को दो, चाहे राहुल गांधी को दो, या किसी को दो, वो जो भाषा है वो भी अपने आप में मैसेज देती है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। जिस मुल्क में अगर ये बात हो तो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बन रही है और जो राहुल गांधी जी ने एग्जाम्पल दिया है, अब कल देखिए ना आप, कल जो है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये जो उछल कूद करते हैं बीजेपी वाले, इसी वक्त में आएंगे मीडिया पे डिस्कशन में भाग लेंगे, आरोप लगाए कांग्रेस को, पूरा हवा खड़ा करेंगे। कल दिन में गायब रहे लोग, गायब क्यों रहे? क्योंकि अपराध बहुत से घर्षित भी हो गए। तो खुले आंकड़े दिए राहुल गांधी ने, एक एक का नाम 4-6 जगह, यूपी में भी नाम उनका, महाराष्ट्र में भी नाम उनका, कर्नाटक में 2 जगह नाम उनके, एक ही वोटर्स के। जो आप देखा होगा जगह राहुल गांधी ने जो नाम लिया था वो तो आपके सामने ही है। तो आप बताइए इस मुल्क में हो क्या रहा है? आदित्य श्रीवास्तव, अब इसका नाम कर्नाटक में मालीपुरम है, इसका नाम आपका मालीपुरम में दूसरी जगह है, 2 जगह। इसका नाम जोगेश्वरी ईस्ट महाराष्ट्र में है, और इसका नाम लखनऊ पूर्व में। आप बताइए, ये स्थिति है तो आशंका होना लाजमी है। और विपक्ष जो होता है वो हमेशा क्या करता है, और करना चाहिए उसको, मेरी दृष्टि में, चाहे विपक्ष में कोई पार्टी हो, पब्लिक पर्सन में क्या बन रहा है, पब्लिक के दिल में क्या भावना आ गई है, क्या शंका संदेह पैदा हो गया है, उसको रिप्रेजेंट करे। पब्लिक में लाखों लोग होते हैं, वो तो जाके हमारा रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं। तो विपक्ष का काम है, और नेता प्रतिपक्ष है तो बड़ा उसकी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो उनकी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है, वो बताएं, आरोप लगाए सरकार पर कि भाई ये पब्लिक परसेप्शन भी, हम भी कन्विंस्ड हैं। और सत्ता पक्ष को बड़ी शालीनता के साथ में, अगर उनमें विश्वास है लोकतंत्र का और लोकतंत्र मूल्यों का, तो उनको चाहिए शालीनता के साथ है वो स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण दे, खंडन कर दे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। पब्लिक भी फैसला करती है कि कौन सही है कौन गलत है। विपक्ष कह रहा है वो सही है, जवाब इनका आया है वो सही नहीं आया है, उनमें सत्यता नहीं है, या जो जवाब आया है सत्ता पक्ष का उस पर दम है, विपक्ष की बातों में दम रहेंगे। ये फैसला कौन करेगा? पब्लिक करती है। दुर्भाग्य से सब बातें खत्म है देश के अंदर। ये जो है, मैं समझता हूँ कि स्थिति तो यही हो गई है कि जहाँ मतलब 6 महीने लगे राहुल गांधी को। बताया कल उन्होंने कि जो फॉर्मेट दिए गए इतने बड़े बड़े वो भर गए, वो डॉक्यूमेंट वो पढ़ सकता है क्या? फोटो का मिलान करना, कहाँ तो यूपी, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ वो मधेपुरा, कर्नाटका, एक एक पेज को संभालो। फोटो ढूंढने के लिए, उसके वोटर लिस्ट के आईडी नंबर ढूंढने के लिए कितना टाइम लगता? 6 महीने लगे वो कह रहे थे। अगर वो फॉर्मेट जो मांग रहे हैं ये अब वो पढ़ सकता है इनको? ये तो भेजे हैं, कोई आदमी, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, वो जांच कर सकती है कहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। बताइए, ये स्थिति है। इसको राहुल गांधी ने कल बताया बहुत अच्छे ढंग से, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिए हुए हैं। अगर हमें ये एक्सेल फॉर्म में दे देंगे तो मिनटों में मालूम पड़ जाएगा कौन से नाम डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है, क्या है। ये तो मांग रहे वो। और डेमोक्रेसी में क्या पॉलिटिकल पार्टी मांगने हक नहीं है क्या उनका? इस समझ के परे हैं कि किस प्रकार का व्यवहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने लग गया है।
जैसा आरोप हम लगाते हैं बीजेपी पे और सरकार पर, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और वो एक के बाद हिंदू धर्म करते करते सामने आ ही रहा है। अरे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है, अलग अलग भाषाएं भी है, तभी तो मुल्क एक अखंड है। कितनी बार कहेंगे इंदिरा गांधी ने खालिस्तान ने बनने दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इतनी महान नेता थी वो, कभी नाम लेते ही लोग। राजीव गांधी शहीद हो गए और जिस परिवार का, जिस राहुल गांधी की दादी शहीद हो गई, पिता शहीद हो गए, उसको राष्ट्र भारतीयता का पाठ पढ़ा जा रहा है। लोग समझ रहे हो क्या रहा देश के अंदर, जैसा माहौल होता है वैसे बिहेवियर करते हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे वो कोई भी विधायिका हो। जैसा माहौल बनता है देश के अंदर, उसी ढंग का फिर उनकी सोच निकलती है और वो कमेंट करते हैं, ये स्थिति बनती है। सर, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो तथ्य, क्या इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, आज मैंने सुना कि वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। अभी हमने निकाला, कोशिश करी निकालने की, कोई आप अभी हमने उसका वो लिया है प्रिंट, क्या कहते हैं, प्रिंट आउट लिया है। तो 4 वेबसाइट जो है राजस्थान की, महाराष्ट्र की, बिहार की और एमपी की। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश, 4 वेबसाइट खुल नहीं रही है। हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में खोल दे, सुन करके, अलग बात है। अभी तक तो नहीं खुल रही है, इसका मतलब है सुधार कर रहे होंगे वो लोग, कुछ भी कर रहे होंगे। पर मैं फिर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी का बोलने का, गुस्से होने का, एटम बम कहने का जो नजरिया है वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, देश हित के अंदर है। वो किसी के, उनकी जीवनी ऐसी है, उनका जीवन ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनके कर्तव्य ऐसे हैं। मैं उनको बहुत करीब से मैंने पहचाना, उनको दुर्भावना या घृणा या नफरत किसी के प्रति नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी भी क्यों नहीं हो या कोई भी हो। ये उनको पहचानने में इनको वक्त लगेगा, वो अलग बात है। राहुल गांधी को पहचानने में इन लोगों को बहुत वक्त लगेगा। वो व्यक्तित्व ऐसा है जो दिल में प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा लेके चलता है। पर देश हित के अंदर, देश हित में जो बोलते हो बात कड़वी लोगों को लगती है। आगाह करते हैं नोटबंदी को लेके, कोविड को लेके और किसी मुद्दे को लेके, तो लोगों को कड़वी लगती है, पर सच्चाई सामने आती है बाद में। उसी प्रकार से ये जो इश्यू उठाया है एलओपी के रूप में, ये उनका धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है। और खुल के कहा, पहले मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे खुद को जो है श्योरिटी नहीं थी, इसलिए मैं बोलता था, पर उसमें वो मैं उस रूप में नहीं बोल पाता जो मैं बोलना चाहता था। अब जब मैंने 6 महीने लगाए हैं और 6 महीने मैंने देख लिया है कि वास्तव में तो वोटों की चोरी हो रही है और ये तो लोकतंत्र को खतरा है, तब जाकर के मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एटम बम का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि एटम बम पूरे मुल्क का लोकतंत्र खंडन हो जाएगा, कमजोर होगा, तो पूरे मुल्क को नुकसान है। इसलिए एटम बम के रूप में ही मुल्क के लिए, मुल्क के भविष्य के लिए ये बात। सर, ये इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जो वोटों की चोरी का जो तथ्य सबूत जो राहुल गांधी जी ने दिया है, तो उसके लिए शपथ पत्र पेश करने क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे, शपथ पत्र तो देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमारे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। वो तो संवैधानिक पद पर है, जो संवैधानिक शपथ लिया हुआ है वो शपथ पत्र किसको देगा? इलेक्शन कमीशन को देगा। बेहूदी मांग कर रहे हो, वो बेहूदी मांग कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए हाँ, हम शपथ के साथ कहते हैं, जांच करवा लिए, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। आप वो कहते हैं आपके जो आप बता रहे हो इसमें गलत है या सही नहीं है, बताएं वो। ये बात तो वो खंडन करें ना, हमने आरोप लगा दिया उनके ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए, जो राहुल गांधी जो सीट बता रहा है माधोपुरा की, यूपी की, या जो अलग जगह वोट है श्रीवास्तव के, उसमें मान लीजिए वो लगता भी नहीं, राहुल गांधी बता रहे वो ठीक नहीं है। सच्चाई ये है, ये बात तो भाई जो
डेमोक्रेसी में क्या होता है? विपक्ष सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, विधायिका होता है, ये जवाब देती है। उसके बजाय वो कह रहे आप शपथ पत्र दो जैब मिटाने के लिए। जैब मिटाने के लिए कह रहे वो इलेक्शन कमीशन, तो जवाब क्या देगा? जब बीजेपी कल गोल हो गई दिन भर, अंदाज लगा लो उससे। पहली बार मैं देख रहा हूँ बीजेपी के लोग जो 10-15-20 हजार लोग छाए हुए हैं देश के अंदर ऑन पेमेंट पर। उनका काम यही है कि किस प्रकार बीजेपी सरकार और मोदी जी, अमित शाह जो भी नेता हैं, उनको सोशल मीडिया में कैसे हम लोग हाईलाइट करें। कोई उनके ऊपर कोई बात कह दो, आप सच्चाई भी कह दो, वो सहन नहीं कर सकते। उसी वक्त जवाब आएगा, हमला हो जाएगा। बाकी लोगों के पास साधन है नहीं, हम लोगों के पास तो उनकी आवाज दबा देंगे लोग। ये इनका तरीका है मोदी जी के सोच का, और वो चल रहा देश के अंदर। जब से चुनाव में उतरे में मोदी जी 13 के अंदर पीएम के उम्मीदवार बने, सितंबर 13 में, मार्च में बने थे ये कन्वीनर या कैंपेन कमेटी चेयरमैन। तब से पूरी प्लानिंग की हुई थी लोगों की। उसी ढंग से जाल बिछा दिया देश के अंदर, और उसी ढंग से ये यूज करते हैं सोशल मीडिया को, उसी ढंग से देश को प्रभावित करते हैं। वही कारण है कि हिंदू और मुस्लिम की बात करके लोग कामयाब होंगे। कब तक कामयाब होंगे? अंतिम विजय सच्चाई की होगी, मेरा मानना है। सर, 4 वेबसाइट आपने बंद करने की बात कही है, जिसमें राजस्थान का भी नाम लिया है, तो क्या अब शंका है कि राजस्थान में पहले कोई ऐसा गड़बड़ की हुई है या गड़बड़ करने की प्लानिंग चल रही है? ये पता नहीं। तो अभी हमने देखा खोल के, तो वो सब बंद थी। वो बंद है तो बंद क्यों किए? कब खोलेंगे पता नहीं, बंद की भी क्यों है, या बंद अपना हो गई? हम कोई इस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 8 तारीख में अभी हम आए हैं, वो 4 जगह की राज्यों की बंद की हुई है। आशंका पैदा होती है जो कल इश्यू बना है उसमें और कोई जांच कर रहे होंगे, ये गलती सुधार रहे होंगे, पता नहीं। अंतिम बात यही है जो मैं समझता हूँ कि पूरे देशवासियों के दिमाग में होना चाहिए। कोई पार्टी हो, अगर राहुल गांधी जी ने जो नाम बताया, एक 205 1,02,05 ऐसी फिगर कल जो बताए थे। अब वो इतने 1 लाख किसे कहते हैं? 1,02,05 वोट फर्जी बनाए गए। तो इसको कोई मामूली आंकड़े तो नहीं है ना। ये मामूली आंकड़े कहाँ हो गए? पूरा जो चुनाव का परिणाम बदल जाता है। 100% डुप्लीकेट मतदाता 11,965, फर्जी और अमान्य पते 40,009, एक पते पर थोक में मतदाता। एक सिंगल रूम का फ्लैट है और उसमें उदाहरण के रूप में 200 नाम है। एक सिंगल फ्लैट के अंदर एक सिंगल रूम है, उसमें 150 है, 90 है, जो भी है। तो ऐसे जो है एक पते में थोक मतदाता 10,452। अमान्य तस्वीरें नहीं मिलती है 4,132। फॉर्म 6 का दुरुपयोग जो किया गया है 33,692। अब ये इतनी मेहनत की गई 6 महीने की एक पार्टी ने, मीडिया को टूट पड़ना चाहिए था। मुझे शिकायत है इस मीडिया से कि वो मीडिया चाहता क्या है। देश की आज़ादी में तो इनको बड़ी भूमिका नहीं है मीडिया की। आज हो क्या रहा है? आज क्या हो गया देश में? मीडिया को इतना डरपोक क्यों बन गया? वो देश को बचाना नहीं बचाना, देश के लोकतंत्र को बचा रहा है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या मीडिया की? अरे उस समय में फ्रीडम फाइटर भी पत्रकार हुआ करते थे, जयनारायण जी की, और कई लोग ऐसे हैं। क्या हो रहा देश में? ये लोग इतनी मेहनत करी एक पार्टी ने, या तो आपको मीडिया वालों सही था, इसकी जांच करती हो। राहुल गांधी जी के इस 6 महीने की जो जांच हुई उसकी जांच करती, उनका फिर उनके ऊपर वो कमेंट करते। आइदर वे अच्छा काम किया या ये सर्वे अच्छा नहीं किया। क्या आपको लगता है कि इस आधार पर जो बाकी सरकारें बनी, बीजेपी की या एनडीए की जो बनी, इस वोट चोरी के आधार पर कर सकते हैं? राहुल गांधी ने कहा ना, जो सरकारें बनी, भारत सरकार खुद बनी है, 25 सीटें अगर मान लो नहीं होती इनकी एमपी की,
इस सब पर थोड़ी बेईमानी होती है। इतनी बेईमानी इतनी होती है कि आप जीत जाओ चुनाव, वो बेईमानी बहुत बड़ी होती है। चुनाव जीतने के लिए क्या करना चाहिए इनको, तो पहले तय करते हैं लोग। धन बल इनके पास क्या नहीं है बताइए। धन बल के अलावा ही डेमोक्रेसी खतरा हो गया है, लूट लिया देश को। इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। असंवैधानिक ये बॉन्ड है आपके। अरे इससे बड़ी कमेंट क्या हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट मान रहा कि असंवैधानिक है, रोक लगा दिया आपने, और जो हजारों करोड़ इकट्ठे कर लिया आपने, धमकी देगी ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, और 50 करोड़ 100 करोड़ मंगा लिया आपने। कुछ नहीं होगा उसका, कुछ नहीं होगा। आप जब्त कर लेते, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी के भी हो। अरे क्राइम आप सिद्ध हो गया, क्राइम पर्सनल नहीं देंगे हम। क्राइम सिद्ध हो गया है, सिरा नहीं देंगे हम लोग। क्या बात हुई? पेगासिस आया, कुछ नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट। अब पेगासिस तो पेगासिस है, कितने लोग जासूसी हो रही है, कितना क्या हो रहा है, भगवान जाने क्या हो रहा है, किसी को नहीं मालूम। कई सारे ऐसे खड़े हो गए देश के अंदर कि सब मिला के देश में चिंता है, लोग दबाव में है, भय में जी रहे हैं और चिंतित भी है। तो क्या लगता है कि इस पूरे पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। जब पब्लिक का मूड बदलेगा, समझ जाएंगे लोग, तब फिर दिमाग ठिकाना आएगा। नहीं तो दिमाग ठिकाना नहीं आएगा। मेरा मानना है। सर, एक अमेरिका जो टैरिफ लादे जा रहा है 25%, इस पे भी क्या विदेश नीति सफल नहीं है या लगातार टैरिफ लादा जा रहा है सरकार की? और साथ में एक और जोड़ देता हूं, वो कहते हैं कि साहब राहुल गांधी को विदेश नीति की समझ नहीं है, बीजेपी वाले कहते हैं। भाई जिनको समझ नहीं होती वो यही बाधा काम दे सकता राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व वाला है, देश विदेश और नीति की उनको जानकारी भी है, बहुत विद्वान आदमी भी है, उनका धर्म भी हो चाहे वो राजनीति हो, सबकी समझ है। तो ऐसे जो बयान देते हैं उनकी खुद की समझ कुछ भी नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। पर ये जो आपने क्वेश्चन किया बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप कहना चाहिए कि मुसीबत आती है चारों ओर से आती है, ये कहावत है पुरानी, वो लागू हो रही देश पर। कभी किसी हिम्मत नहीं होती थी इतनी अपने बात करने की, या कोई मुल्क के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के लोगों के बारे में या सरकार के बारे में ऐसी सोच भी रखे, तो कमेंट भी करे। मैं तो कभी हिम्मत होती देखा नहीं किसी की। इंदिरा गांधी ने जवाब दे दिया था निक्सन को भी, वो हिंदुस्तान है। उस वक्त बहुत ताकतवर था अमेरिका, पर इंदिरा जी ने परवाह नहीं करी देश हित के अंदर। पाकिस्तान 2 टुकड़े होके रहे, साथ में बेड़ा आ गए थे समुद्र में। तो भाई इस देश की तो इतनी ताकत रही हिंदुस्तान के अंदर। अब जो आप घिरे हो चारों ओर से, अब चारों ओर से जो है आप अकेले पड़ गए। चाइना पाकिस्तान खुल करके आपके सामने आ गए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दुनिया मान रही है, पर आप कुछ नहीं कर पाए। हमारे बहादुर सैनिकों ने उनका मुकाबला किया, उनको तो हम सलाम करते हैं, पर वो दोनों साथ आ गए जिस रूप में हथियार दिए गए, आधुनिक हथियार जो चाइना के पास में है वो शायद और किसी मुल्क के पास नहीं है। आधुनिक हथियार उनको मिल गए पाकिस्तान को, तो वहाँ आप गए। पाकिस्तान के साथ में तो तुर्की भी आ गया, चाइना भी आ गया, 1-2 मुल्क और आ गए। अमेरिका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ में लग रहा है, जो वो उसका बिजनेस इंटरेस्ट है कुछ भी है। तो जिस प्रकार से रशिया हमारा मित्र था, वो भी चुप हो गया उस वक्त में। दुनिया के किसी मुल्क ने हमारे बारे में कोई कमेंट नहीं किया, युद्ध चल रहा था तब। पहलगाम की घटना हुई तो सबने निंदा करी, अच्छी बात है, वो तो करने पड़ते हैं। आतंकवादी हमला हो कोई करने को करे, सबने किया, पर आगे खड़ा कोई नहीं हुआ कि आप सही हो। तो इसलिए जब आप अलग थलग पड़ गए तो भी ट्रम्प साहब की हिम्मत हो रही है बार बार बोलने की। क्या मतलब, आप देखिए दुस्साहस कर रहे हैं, 25% ड्यूटी, फिर धमकी अगले 24 घंटे में और कुछ भी कर सकता हूँ, 25 सीधा 50, कल फिर बोल गए हैं आगे भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो कमाल हो गया, इकबाल की बात है ना,
तो देश का इकबाल मजबूत रहे। हम सबकी ये प्रार्थना है मोदी जी से, आप कुछ भी करो, देश का इकबाल कायम रखो दुनिया के मुल्कों में, और पूरा मुल्क आपके साथ में है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पक्ष विपक्ष सब ने, राहुल गांधी समेत, खड़गे साहब समेत सब ने एक स्वर में कहा था कि पूरा विपक्ष आपके साथ में, पूरा विपक्ष आपके साथ में। वही बात राहुल जी की है, खड़गे साहब की है। आप देश के लिए कुछ भी स्टेप उठाओ, पूरा मुल्क आपके साथ में, पक्ष विपक्ष आपके साथ मिलेगा। ये भावना आदि विपक्ष की है, मेरा मानना है। सर, राजस्थान में आपकी जब पहले सरकार थी तो विपक्ष की भाजपा ने लगातार कन्हैयालाल हत्याकांड का एक बड़ा मुद्दा उठाया था और आपको घेरा था। आज पूरे भारत में करीब 4500 सिनेमाघर में ये फिल्म रिलीज हुई है। परिवार एक तरफ ये कह रहा है कि उनको अब तक न्याय नहीं मिला है। आपको लगता है कि ये फिल्म सामने आने के बाद में उस परिवार को न्याय मिल पाएगा? अब फिल्म के साथ तो मैं नहीं जोड़ता हूँ, पर मेरा मानना है कि हम जब विपक्ष में हैं, लगातार बोल रहे हैं कि जब केस हुआ था, बहुत संगीन केस था ये, हम सब चिंतित थे कहीं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तनाव का माहौल नहीं बन जाए। उस वक्त हमने जो स्टेप उठाए, 2-3 घंटे में पकड़ लिया हथियारों को, और बाद में हम खुद चले गए उनके घर पे, विश्वास दिलाया परिवार को न्याय मिलेगा आपको, बच्चों की नौकरी दे सकते थे, हमने दिया। 50 लाख का एक प्रकार से सांत्वना के लिए मुआवजा दिया उनको, जो आज़ादी के बाद पहली बार 50 लाख किसी को दिए गए। सब कुछ किया उसी रात। हमारी पुलिस से केस ले लिया NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और लेने के बाद में ये हालात है जो आप कह रहे हो। 3 साल हो गए हैं, बयान नहीं हो रहा अभी तक। जज साहब है नहीं कोर्ट के अधिकार वक्त में, क्या NIA की ड्यूटी नहीं थी कि केस अलग तरह का केस है, ये कोई मामूली केस नहीं था। ये होता, अगर हमारे पास होता तो ऑफिसर्स केस डायरी में केस हम लेते, SOG केस को गंभीरता लेती, 6 महीने में 8 महीने में मैं समझता हूँ सजा हो जाती। अब चाहे वो फांसी की होती या उम्र क्या होती, मैं नहीं कह सकता, सजा देने वाला जुडिशरी है, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि सजा हो जाती। वो सजा 3 साल नहीं हो रही है, और कोई बोलने वाला नहीं। अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, गृह मंत्री जी, मैंने उस दिन भी आने के पहले मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा भाई गृह मंत्री होता, कम से कम वो अगर उनके ध्यान में नहीं भी होगा तो ध्यान में आ जाएगा भाई ये मामला एक्स CM ने उठाया है, तो मुझे को जवाब देना चाहिए। या तो हमारी आलोचना कर देते कि आप हमें गुमराह कर रहे हो, ये केस आगे बढ़ गया है, या जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कहते, एक शब्द नहीं बोले यहाँ पर। ये उनकी एरोगेंस नहीं है, उनका अहम नहीं है क्या? ये अहम घमंड है। जब मैं मामला उठा रहा हूँ, वो मामला जो इतना गंभीर रूप ले चुका था, कुछ भी वो संभव था, बताइए आप, तभी एक शब्द नहीं बोले वो। और तमाम के नेता, गुलाम नबी कटारिया जी सहित तमाम नेता उस दिन जो है वहाँ गए, हैदराबाद गए राजस्थान से। यहाँ रुकना नहीं था, कल दंगे भड़क जाते, ड्यूटी नहीं थी कि भाई दंगों को रोकते। और सबसे बड़ी बात है, मुझे शक होता है जो हत्यारे थे उनका ताल्लुक बीजेपी से है। ये मैं उस दिन से बोल रहा हूँ जिस दिन से ये घटना हुई है। क्या कारण है कि ये बार बार इसको डाउन प्ले किया है कि अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता है तो बीजेपी को आरोप नहीं लग जाए, हमारे ऊपर गंभीर आरोप नहीं लग जाए। अगर सजा होगी तो आरोप लगेगा इनके ऊपर कि इनके लोग थे, उनको सजा हो गई। तो क्या कारण है कि आज तक उस पर चर्चा नहीं कर रहे, मुझे डाउट होता है। सर, कभी उदयपुर फाइल्स बनाई जाती है, कभी केरला फाइल्स, कभी दूसरी फाइल्स, तो ये फाइल्स के जरिए एजेंडा बनाने की तरीके हैं या फिल्में अब एजेंडा बनाने का जरिया हो चुकी है? फिल्म का कह रहा हूँ, हाँ, फिल्म जैसे फिल्म तो ना तो मैंने देखी है। नहीं सर, जो सांप्रदायिक टाइप की फिल्म आ रही है वो एजेंडा बनाने के लिए काम आ रही है। उनके एजेंडा तो वही है, उनके एजेंडे में तो अपन को कहना कि डरका ही नहीं होना चाहिए हम लोगों को। उनका जिंदगी का एजेंडा वही है, उनकी सोच का एजेंडा वही है, उनके काम करने के तरीके का एजेंडा वही है, और काम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका वही है। वो टोटली जो है
उनका एजेंडा एक ही है बस। सर बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्राएं निकालती है। इसके अलावा विभाजन की विभीषिका यानी जो 14 अगस्त को नरसंहार हुआ उसको लेकर याद दिलाने के लिए गोष्ठियां कर रही है। क्या मंतव्य है, क्योंकि वो आजादी के समय जब हुआ उसको तो भूल चुके लोग, उनको याद दिलाने की कोशिश करिए, देश भर में एक अभियान चला रही है। विभाजन विभीषिका वाला जो 14 अगस्त पाकिस्तान भारत के विभाजन वाला 14 अगस्त को जो मनाया और तिरंगा यात्रा यार उनको कौन समझावे। ये जो है जिन लोगों ने अपनी उंगली नहीं कटाई है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, किन पैसे में आज़ाद हुआ मुल्क, कितने लोग जेलों में बंद रहे, कितने फांसी के फंदे पे चले हैं, क्या क्या नहीं हुआ है। 50-60 साल तक ज़्यादा हो गया होगा। अब बताइए उन लोगों को क्या अधिकार है बोलने का? उंगली नहीं कटाई लोगों ने और विरोध किया, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया। आरएसएस ने संविधान जब बना तो उसका विरोध किया। ये तो फैक्चुअल है, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दुनिया जानती है, ये खुद जानते हैं। आरएसएस झंडा नहीं लगाती थी अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा। ये बातें तो आरएसएस वाले खुद भी जानते हैं ना। मतलब अब किन पर्चे में क्या किया वो तो वो जाने, कहीं बोलते नहीं उनके बारे में। ये भी नहीं कहता उस पर तुम्हारी सोच ये थी, तो ये तो उनकी ड्यूटी है जवाब देने की। तो इसलिए तो उनकी फितरत में यही बातें हैं। सर, आप तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति, अपनी खुद की नई शिक्षा नीति लागू कर दी। केंद्र की शिक्षा नीति जो त्रिभाषीय नीति थी उसको मानने से मना करके और खुद की नीति को लागू कर दिया। भाषा को लेकर वैसे ही शिक्षा नीति को महाराष्ट्र भी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और आप तमिलनाडु ने तो लागू ही कर दिया। सर देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनको तो मेरे हिसाब से हर बात सोच समझ के बोलनी चाहिए। क्योंकि जो जिस प्रकार से वो हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के हम भी पर्दर हैं, इंग्लिश के विरुद्ध रहे हम जिंदगी भर। तो आज AI आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया, कंप्यूटर आ गए, तो नई पीढ़ी को इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। उसमें हर किसी को नहीं होना चाहिए। अब ये हिंदी की बात करके जिसे उठा रहे हैं, इंग्लिश बोलने वाले शर्मिंदा हो गए या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। गृह मंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा विनम्रतापूर्वक, विद ह्यूमिलिटी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है। ये दक्षिण के लोग आज़ादी के बाद से बराबर हिंदी का विरोध करते आ रहे हैं। हम बचपन देखते थे वो इंग्लिश के बात करते थे, हिंदी का कोई बोर्ड नहीं होता था तमिलनाडु में वगैरह में। नॉर्थ के अंदर इंग्लिश के बोर्ड को हम हटाते थे, ये स्थिति थी नॉर्थ साउथ की। उस वक्त से आज 70 साल हो गए होंगे, 60 साल हो गए होंगे, ये देश फिर भी एक रहा, अखंड रहा। उन्होंने अपना इश्यू छोड़ दिया हिंदी विरोध का, हमारे इंग्लिश विरोध का इश्यू खत्म हो गया। उस पर आप क्यों आग लगा रहे हो? क्यों आग लगा रहे हो? क्या गृह मंत्री जी को नहीं सोचना चाहिए मैं गृह मंत्री हूँ, अगर देश के किसी भी हिस्से में आग लगती है जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, पहली जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। अब क्या इनके बारे में क्या बात करूँ? अगर मणिपुर को ये छोड़ सकते हैं अपने हाल पर, तो फिर इनको मैं क्या कहूँ? मणिपुर तो हमारा राज्य, एक राज्य है, चाहे छोटा भी क्यों नहीं हो। उस राज्य में जो हालात 2 साल 2.5 साल जो भी हुए, 2 साल हो गए हैं, वहाँ PM का नहीं जाना। वहाँ पर गृह मंत्री 2-1 बार जाके आए मेरे ख्याल से, 2 बार गए, 3 बार गए, जो भी गए। वहाँ क्या जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी मणिपुर को शांति स्थापित करने के लिए, वो तो नहीं मिली है। क्या इनकी ड्यूटी नहीं थी क्या? वो एक तरफ तो राहुल गांधी ने बोडो आंदोलन को शांत करने के लिए जो आश्वासित किया, एग्रीमेंट अरेंज किया कांग्रेस शासन ने, जब प्राइम मिनिस्टर वो थे तब, तो हमें सत्ता गंवानी पड़ी वहाँ आसाम की। इस्तीफा हुआ कांग्रेस सरकार का और उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया सत्ता में पाओ। एक स्टेट को सेक्रीफाइस किया कांग्रेस ने, अब जाके 2 साल बाद जाके महाराष्ट्र में शासन लागू किया है। ये नीति ऐसी है, उसका देश भुगत रहा है, भुगतेगा। तो रक्षाबंधन और महिला अत्याचार पे तो कुछ बोले? रक्षाबंधन और महिला अत्याचार पे ये
सरकार जगह जगह राखी। अब मैं रोज देखता हूँ, क्या बोलूं, आप भी मीडिया वाले हो, हमें तो शर्म आती है, गुस्सा भी आता है कि रोज की क्या क्या घटना हो रही है। कमाल ही हो गया। आज भी कुछ अखबार उठा लीजिए आप, कोई कोई घटना मिल जाएगी आपको, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, और चैन खींचने का तो रिकॉर्ड बन रहा है। और जो चैन सिग्नेचर है वो कहते हैं हमारी सबसे मुफीद जगह जयपुर है, हमारी पढ़ा हुआ है आपने, सबसे अच्छी जगह हमारे लिए सुविधाजनक चैन खींचने की जगह कहीं है राजस्थान में, तो जयपुर है। वो पूरा आया, न्यूज आई पूरी आपके अखबारों के अंदर। वो क्यों है बताया उन्होंने, किस प्रकार से हम यहाँ सुबह शाम टाइमिंग फिक्स होते हैं हमारे, किस प्रकार से हम चैन को स्नैच करते हैं। तो अगर जयपुर को बना रखा तो जयपुर कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नर मिस्टर बीजू जॉर्ज, वो तो आप नहीं रखे थे, वो तो आपकी सरकार के टाइम से चलते हैं। हमने लगाया तो सही आदमी को लगाया, और अभी इन्होंने हटाया तो सही किया, वो अलग बात है। परंतु अच्छा ऑफिसर है वो, अच्छा ऑफिसर नाम है इसलिए लगाया, और अच्छा ऑफिसर है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। पर क्या होता है कि उसके बावजूद स्थिति अधिक बन जाती है तो फिर एक्शन करना चाहिए उसी ढंग से, उसमें सक्षम है वो एक्शन करने में, उनको ऊपर से सपोर्ट मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल मिल रहा होगा डीजी का। नए डीजी आए तो मैं समझता हूँ अभी सरकार की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक तो महिलाओं का अत्याचार, रेप की घटनाएं रुके, और जो डकैती बच्चे डालते हैं सड़कों पर, गाड़ियों पर, जो घटनाएं आ रही है, तो ये व्यवस्था जो है क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, टॉप एजेंडा गृह मंत्री खुद है, मुख्यमंत्री, उनका होना चाहिए कि वो बैठ के बातचीत करे, और जो कदम उठा सकते हैं कड़े से कड़े वो उठाना चाहिए उनको, ये मेरा मानना है। वो तो जब भी कोई बात करते हैं अपराध की, आप ट्वीट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब अशोक गहलोत सरकार नंबर 1 थी अपराध में। चलो हम नंबर 1 नहीं, हम टॉप पे होंगे मान लो कंट्री में, छोड़ो हमें, तो हमने गलती करी मान लीजिए, आप तो ठीक कर लो उसको। आप कब तक दौड़ देते 5 साल निकालोगे, पब्लिक तो मर रही ना, तकलीफ आ रही है। हमने गलतियां करी, क्या किया, हमारे वक्त में क्या हुआ, छोड़ दो उनको, आपने खूब याद कर लिया, 1.5 साल 2.5 साल हो गए, आप तो करो भाई कुछ तो जनता को राहत मिले। सर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए अगर वो सही है, इससे तो लगता है कि एक ही पार्टी की सरकार बनती रहेगी, ऐसे में कांग्रेस की राह कैसे आसान होगी सत्ता में वापस? अब अगर आप लोग चुप रहोगे मीडिया वाले भी तो ऐसा ही होगा। तो भारी मात्रा में आए सर मीडिया वाले जो है, मीडिया वालों पे पूरा देश टिका हुआ है, भविष्य जो देश का है उनको तय करने में मीडिया की बहुत बड़ी चौथे स्थिति बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो आप गायब मत हो, अपने साथियों को कहो कि भाई हम अपने धंधा, हम भी काम धंधे करते हैं, हम भी निवेश करते हैं, इन्हें से लगाते छोटी बड़ी, और कोई रास्ता चुनते हैं। मीडिया में क्यों आए हैं, कुछ सोच के आए हैं, ये कोई कम बात नहीं है कि आप में जो लोग आते हैं मीडिया में कुछ सोच समझ के आते हैं, आप भी ट्राई करते हैं कहीं न कहीं 2 पैसे कमाने की। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो आप बताइए कि इसमें देशवासियों को आगे आना पड़ेगा। जो आप कह रहे हो जवाब यही है, देश में एजुकेट करना पड़ेगा पब्लिक को भी, पब्लिक सब बातें नहीं समझ सकती है, मीडिया वालों की, लेखकों की, साहित्यकारों की, सबकी भूमिका है इसके अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों की। हम तो अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो मेहनत की 6 महीने, वो काय के लिए करी, इसीलिए तो की है कि डेमोक्रेसी तो बचाओ कम से कम देश में। पर वो खाली राहुल गांधी अकेले के लिए क्या काम चलेगा। राहुल गांधी की भावना को सब अडोप्ट करके आगे से आगे बात करें, माहौल बनेगा, दबाव पड़ेगा इनके ऊपर, दोनों सड़कों में आ जाएंगे लोग। तो धन्यवाद।